Question number 1. Which of the following X-rays lines will have the greatest frequency in a given element? K alpha, K beta, L alpha या none of these? देखो, लेट्स सपोज ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है K शेल, ये L शेल और ये थर्ड शेल है M शेल, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है। एक्स-रे प्रोडक्शन में होता क्या है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है। या तो वो के शेल का इलेक्ट्रॉन हो सकता है या वो एल शेल का। हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि के शेल के इलेक्ट्रॉन को उसने निकाल दिया, ठीक है ना, यहाँ निकाल दिया। अब या तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन इसको फिल करेगा या एम शेल का। लेट्स सपोज या एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, तो उस टाइम जो फोटोन निकलेगा उसे हम कहते हैं के अल्फ़ा। और लेट्स सपोज एल के शेल के जो है ना इलेक्ट्रॉन उसने फिल नहीं किया, यहाँ से एम शेल का इलेक्ट्रॉन्स आया, उसने फिल किया इस इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस वक्त जो फोटोन निकलेगा उसे हम कहेंगे के बीटा। इस तरह अगर एन से के एल एम एन से अगर कोई फिल करेगा उसे हम कहेंगे गैमा। अब दूसरी सिचुएशन होती है जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो है के की बजाय यहाँ से एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है। ठीक है। तो फिर जब एम शेल से इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने आएगा तो उस वक्त जो फोटोन निकलता है उसे हम कहते हैं एल अल्फ़ा। इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। अब देखो, अब हमने देखना है कि क्या के अल्फ़ा या के बीटा कौन सा हाई एनर्जेटिक फोटोन होगा। देखो, ये है लोएस्ट एनर्जी शेल फर्स्ट शेल, उसके बाद हाई एनर्जी शेल, हाई एनर्जी शेल। हम एनर्जी हमें पता है कैसे निकालते हैं, -13.6 ओवर एन का स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इज इक्वल टू 1 पुट करो तो ये फर्स्ट शेल की एनर्जी निकल आएगी जो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने दूसरे शेल की एनर्जी निकालनी है, 2 into 4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर आएगा -3.4। एन इज इक्वल टू 2 में एनर्जी कितनी है दूसरे शेल की, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और -13.6 तीसरे शेल की एनर्जी कितनी आएगी, इसका जवाब आएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने देखना है किसका हाई एनर्जी का फोटोन है। देखो, फोटोन की एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज के शेल का इलेक्ट्रॉन्स आया है, पहला शेल। लेट्स सपोज एल शेल का इलेक्ट्रॉन्स आया है, उसने के शेल को फिल किया है, तो जितनी एनर्जी का डिफरेंस है के शेल में और एल शेल में, जितनी एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है ना, डिफरेंस निकाल लेते हैं अभी, तो उतनी एनर्जी का कि एल के उतनी ही एनर्जी का फोटोन एमिट आउट होगा। इसी तरीके से अगर के एल एम की से एम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, वो फिल कर रहा है के शेल को, तो जितनी एनर्जी का डिफरेंस इसमें आएगा उतनी ही एनर्जी का फोटोन निकलेगा। अब देखो, हम करके देखते हैं ई एल माइनस ई के। देखो, ये है के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल। जब एल शेल से इलेक्ट्रॉन आया के शेल को फिल करने, तो कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा। देखो, एल शेल की एनर्जी कितनी है, -3.4 -3.4 माइनस, अब हम निकालें के शेल की है -13.6 -13.6, इसको कैलकुलेट करो, जवाब आएगा 10.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम निकालते हुए देखते हैं कि ये है के अल्फ़ा। ठीक है। अब हम निकाल के देखते हैं के बीटा में कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा। ई एम की एनर्जी कितनी है, ये -1.5 माइनस करेंगे अब उसको, अब हम किससे माइनस करना है, के की एनर्जी कितनी है -13.6। इसको सॉल्व करो, जवाब आएगा हमारे पास 12.1। ठीक है। इस तरह से दूसरा भी करके देख लेना, उसकी एनर्जी डेफिनेटली कम ही होगी। तो देखो, के अल्फ़ा या के बीटा किसका हाई एनर्जेटिक फोटोन निकलेगा, ये है 10.2। इसका मतलब है कि 12.1 जो है ना के बीटा, तो के बीटा का हाई एनर्जेटिक फोटोन है। इसी तरह से के गैमा होगा, उसका मजीद हाई एनर्जेटिक फोटोन होगा। ठीक है। तो इस वक्त जो राइट आंसर है वो है के बीटा। के बीटा का फोटोन जो है ना वो हाईएस्ट एनर्जी का होगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, बी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द ज़ीमैन इफेक्ट विदाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। देखो, अगर ज़ीमैन इफेक्ट होता क्या है, लेट्स सपोज ये ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। लेट्स सपोज ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है। इसे हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। अगर यही प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड में हो उसे हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब हमने कहा है अगर हम स्पिन को इंक्लूड ना करें इलेक्ट्रॉन की तो उसको कहते हैं नॉर्मल ज़ीमैन इफेक्ट। अगर स्पिन को इंक्लूड कर दें तो उस वक्त जो इफेक्ट होता है उसे कहते हैं एनॉमलस ज़ीमैन इफेक्ट। ठीक है, इस वक्त राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 3, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में हम कैसे एनर्जी निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है n+1/2 h कट ओमेगा। देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हम ग्राउंड से एनर्जी निकालते हैं उसमें n=0 पुट करते हैं तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, हाफ h कट ओमेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, बी। क्वेश्चन नंबर 4 है द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा DC, अल्फा बराबर होता है IC और IE। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 द डिप्लीशन रीजन ऑफ PN जंक्शन कब बनता है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल वो होते हैं जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 2 3 4। तो ये अपने जो है ना वैलेंस शेल 8 कंप्लीट करने के लिए एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा इस एटम से, एक इससे, एक इससे, एक इससे। तो जो ये देखो 2 2 2 ये इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है ना, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है ना ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉसेस लॉ। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज मेजर्ड बाय यूजिंग, ये हम मेजर कर सकते हैं मल्टीप्लायर से। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 लॉरेंट फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बी इज़ द राइट आंसर। डी मॉड्यूलेशन इज ऑपोजिट ऑफ मॉड्यूलेशन। डी इज़ द राइट आंसर। वाई आर द फिशन फ्रैगमेंट यूजली रेडियो एक्टिव, क्योंकि वो कहते हैं जैसे फिशन ये न्यूट्रॉन जब हम स्ट्राइक करते हैं यूरेनियम पे तो जो फिशन जो उसके जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं आगे जिसे हम कहते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स, ठीक है, जैसे एक बेरियम बन गया, क्रिप्टॉन बन गया, ये होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि दे हैव लार्ज न्यूट्रॉन एक्सेस, ठीक है ना, इनमें न्यूट्रॉन की ज़्यादा होती है इसलिए रेडियो एक्टिव होते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। 15 है इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर, मॉडरेटर इज यूज्ड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन डिफ़िकल्टी एसोसिएटेड विद द फ्यूजन प्रोसेस एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। हम इसको इलेक्ट्रिक पावर में क्यों यूज़ नहीं करते जबकि हम फ्यूजन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, इसको क्यों नहीं करते। देखो फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि मर्ज करते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लेट्स सपोज हाइड्रोजन को हमने मर्ज करना है, ठीक है, देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियस। तो जब हम इसको इसके करीब लेकर आएंगे, ठीक है, वैसे इस पर फोर्स कौन सी लग रही है, रिपल्सिव फोर्स, कूलम रिपल्सिव फोर्स लग रही है, ठीक है ना, ये एक दूसरे को कैसे रिपेल कर रहे हैं। इसके हमने रिपल्शन फोर्स ख़त्म करने के लिए हमें वर्क देना पड़ेगा। तो वर्क हमें इसको यहाँ लाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क देना पड़ता है। जैसे हमें पता है हीलियम के केस में हमें 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमें जो है ना वर्क करना पड़ता है, फिर ये जाके एक दूसरे में मर्ज होते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है किसके अगेंस्ट, कूलम फोर्स के अगेंस्ट। तो कूलम फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ता है, तो जो बैरियर है वो कौन सा होगा, कूलम बैरियर। तो बी इज़ द राइट आंसर है, कूलम बैरियर की वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम की बाइंडिंग एनर्जी होती है 2.23, लेकिन यहाँ 2.22 है, तो ए इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है द डिके रेट ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ, हम इसको क्यूरी मेजर कर सकते हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर।